एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें कुछ चीजें हमने देखी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसमें डिस्कवरी हुई तो किस तरह से उनकी पोजीशंस होती हैं। कुछ मॉडल्स हमने डिस्कस किए और उन मॉडल्स में जो भी शॉर्टकमिंग्स थी या लिमिटेशंस थी उनको प्रूव करने के लिए फर्दर कुछ और काम हुआ और उन मॉडल्स के बेस पर उन्होंने फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरह से चीजें उस एटम में प्रेजेंट होती हैं और इस चीज को लेकर के फिर एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और जो एक हमने क्या पढ़ा था कल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन चीजों को हमें एक्सप्लेन करना था और वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो जेसी मैक्सवेल ने दी थी उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। देन फिर 1900 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मैक्स प्लैंक और मैक्स प्लैंक ने एक थ्योरी प्रपोज की। एक्चुअली इससे पहले कि हम लोग मैक्स प्लैंक की थ्योरी पढ़ें, मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाहूंगा और आप एक चीज और देखो बेटा कि ये पूरा, जैसे हम लोग उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे कि इस पूरे वर्ल्ड को अगर हम देखें, इस पूरे यूनिवर्स को अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक है मैटर और दूसरा है एनर्जी, ठीक है ना। और अगर हम इस एनर्जी को देखें तो इसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते। और अगर हम मैटर की बात करें तो दो तरह का मैटर हमारे पास में अवेलेबल है। एक मैटर वो है जिसे हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक। ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का जो एक हमारा इस यूनिवर्स का जो पार्ट है मैक्रोस्कोपिक, जिन्हें हम नेक्ड आईज से देख सकते हैं, और जो दूसरा वर्ल्ड है हमारा माइक्रोस्कोपिक। ये माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है जिसे हम देख नहीं सकते। और खास बात इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की क्या है कि जब हम इसे देख नहीं सकते तो हमने अपने कुछ ऑब्जर्वेशंस के बेस पर कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, कुछ नियम बनाए हुए हैं, कुछ लॉज बनाए हुए हैं। और वो लॉज जो हैं जिन्हें हम देख सकते हैं सिर्फ उन पर अप्लाई होते हैं जो होती हैं मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की चीजें, ठीक है। जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिनको आप देख सकते हो। लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है जिसे हम देख नहीं सकते, वहां पर जब हम कुछ ऑब्जर्व करते हैं और उस ऑब्जर्व करने के बाद में बिना देखे हम कुछ अजम्पशंस देते हैं कि ऐसा होता होगा, और उन अजम्पशंस के बेस पर हम उन ऑब्जर्वेशंस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं और वो प्रूव होती भी हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए हमने कुछ नियम बनाए हैं वो सही हैं। तो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए आपने जो लॉज पढ़े हैं वो लॉज कई तरीके के आपने पढ़े होंगे, जिसमें कुछ मोशंस के लॉज पढ़े होंगे, कुछ एनर्जी के लॉज पढ़े होंगे, जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, और जो मैक्सवेल के जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉज हैं, इन लॉज से मिलकर के हमने यहां मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को समझाने की कोशिश की है। आप उन लॉज को अप्लाई करके आप एग्जैक्टली सब कुछ बता सकते हो कि कोई भी चीज जो है उसका पास्ट क्या था, उसका फ्यूचर क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, सब चीजें बता सकते हो। लेकिन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हम उसका पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन जो हो रहा है उसको प्रूव करने के लिए कुछ एजम्पशंस के बेस पर कुछ थ्योरीज हम दे सकते हैं, जिन थ्योरीज को हम सही इसलिए मानते हैं कि वो सही थ्योरीज दी गई हैं क्योंकि जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं उन ऑब्जर्वेशंस को हम प्रूव कर सकते हैं कि हाँ देखो ये ऑब्जर्वेशन जो हमें दिख रहा है, इसको प्रूव करने के लिए हम एक थ्योरी प्रपोज कर रहे हैं और वो थ्योरी हमारे उन ऑब्जर्वेशंस को प्रूव कर रही है।
ठीक है ना? तो इसी एक सीक्वेंस में जब हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको आप नहीं देख सकते और इवन कभी देख भी नहीं पाएंगे हम उनको, ठीक है ना? मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी उनको नहीं देख पाएंगे, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाले समय में भी डेवलप हम नहीं कर पाएंगे जिससे हम इन इलेक्ट्रॉन्स को या प्रोटॉन्स को या ये जो माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं इनको हम देख पाएं और इनके बिहेवियर को समझ पाएं। तो जो थ्योरीज हमारे पास में है वही आगे और डेवलप होंगी। और चलो हम यहाँ पर ये मैं एक बात इसलिए कही क्योंकि जो बातें आप लोगों ने अब तक पढ़ी हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, वो बातें अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होंगी, वो बातें झूठ या एक आपको लगेंगी कि वो फेक थी। हमने जो अब तक पढ़ा वो सब फेक था। क्यों? क्योंकि अब तक आपने जो थ्योरीज पढ़ी हैं वो थ्योरीज हैं, उसके बाद में जो नए डेवलपमेंट्स हैं वो नहीं पढ़े, या वो नए डेवलपमेंट्स आपने इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि आपके सिलेबस में वो डेवलपमेंट्स नहीं थे। ठीक है? जैसे कि अगर हम बात करें कि सबसे पहले एक प्लम पुडिंग मॉडल हमारे पास में था और उस प्लम पुडिंग मॉडल के बेस पर हमने एटम को समझाने की कोशिश की। उधर उसके बाद में फिर रुदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर रुदरफोर्ड के मॉडल के बाद में फिर आपने बोर्स का एक मॉडल पढ़ा, फिर सोमरफेल्ड ने वो एक्सटेंशन थ्योरी उसमें प्रपोज की, और उसके बाद में श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने अपना एक प्रिंसिपल वहां पे प्रपोज किए। उसके बेस पर जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके बेस पर हमने जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं उनको समझाने की कोशिश की है। और एग्जैक्टली हम अभी भी नहीं बता सकते कि वो एटम कैसा दिखता है, या उस एटम में जो प्रेजेंट जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और जो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वो किस तरह से रहते हैं, किस तरीके से वहां पे प्रेजेंट हैं, उनको हम क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर समझने की कोशिश करते हैं। और एग्जैक्टली हम कभी नहीं बता सकते कि वो चीज इस तरह से है। ठीक है? तो दैट इज वाई सो प्लैंक जो क्वांटम थ्योरी है उस पर हम बात करते हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी एक्चुअली क्यों दी गई उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हम पढ़ेंगे जब हम फाइनल ईयर में पहुंचेंगे, हम क्वांटम केमिस्ट्री को वहां पर पढ़ रहे होंगे, तब हम बात करेंगे कि क्वांटम थ्योरी क्यों दी गई प्लैंक्स के थ्रू। ठीक है ना? लेकिन फिलहाल आप यहाँ पर एक बात ये समझो कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन था या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, उसको समझाने के लिए प्लैंक की एक थ्योरी जो थी वो 1900 में प्लैंक ने दी। और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा, एक एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, अभी मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जब हम किसी एक आयरन रॉड को गर्म करते हैं तो सबसे पहले वो रेड कलर का दिखाई देता है, उसके बाद में फिर उसका कलर चेंज होता है, और वो कलर चेंज होते 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 जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो वो व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। एक्चुअली इसी का एक ग्राफ मिला था, और उस ग्राफ को समझाते समझाते मैक्स प्लैंक ने क्लासिकल जो मैकेनिक्स थी उससे हट करके एक असम्पशन दिया, और उन्होंने कहा कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती। जो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन से निकलने वाली जो रेडिएशंस हैं, जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बल्कि वो स्मॉल पैकेट्स में होती है। मतलब कि रेडिएंट एनर्जी चाहे वो एब्जॉर्ब हो या एमिट हो, वो कॉन्टिन्यूअसली ना हो करके वो स्मॉल पैकेट्स में, और वो स्मॉल पैकेट्स की जो एनर्जी है वो भी एक होल नंबर ऑफ इंटीजर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और इमिट और एब्जॉर्ब होती है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी की। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में जितने भी वेव्स निकलती हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा वेव्स उससे निकलेंगी उतनी ही ज्यादा एनर्जी वहां पर मिलेगी। और अगर हम इस इक्वेशन को आगे करें तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते तो एक कांस्टेंट आता है h, और ये एनर्जी की जो वैल्यू है वो E इक्वल्स टू एच न्यू हमारे पास में आ जाती है। और ये जो h है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आप 6.6026 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -34
ये एक वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं ये प्लैंक कांस्टेंट है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू 6.62 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड होती है, जूल, ठीक है। सो ये एक इक्वेशन उन्होंने दिया कि एनर्जी जो है वो क्वांटम की फॉर्म में है और छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में वो मिलकर के बनी हुई है। और टोटल एनर्जी अगर हम देखें कि कितनी एमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, वो होल नंबर ऑफ क्वांटाज में होती है। तो होल नंबर ऑफ क्वांटाज में होती है, इसका मतलब क्या है कि होल नंबर, हम यहाँ n एक टर्म काम में लेते हैं और बोल देते हैं कि E इक्वल्स टू एच न्यू। ये h क्या है? h कोई भी एक एनी इंटीजर वैल्यू हो सकता है, कोई भी एनी इंटीजर वैल्यू, एनी इंटीजर वैल्यू, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू ये हो सकता है या कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ये पॉइंट्स में नहीं हो सकती, या तो ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एंड सो ऑन, आगे आप चलते जाओगे। तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक इस तरह का रेडिएशन में इमिट और ऑब्जर्व जो हो रही थी एनर्जी, वो कुछ इस फॉर्म में हो रही थी। देन आइंस्टीन ने 1905 में, जब मैक्स प्लैंक ने इस थ्योरी को दिया 1900 में, उसके बाद में 5 साल बाद आइंस्टीन ने इस थ्योरी को थोड़ा सा रिवाइज किया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर अप्लाई करके कहा कि देखो वो जो एनर्जी है, वो जो हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम देख रहे थे कि यहाँ कोई एक मेटल सरफेस पर है और इस पर हमने रेडिएशन यहाँ पर इम्पार्ट किया और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हुआ, वो शुरू में इसलिए नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब तक उसको एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी नहीं मिल रही थी, तब तक वो इजेक्ट नहीं हो रहा था, और जैसे ही उसको वो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की एनर्जी मिल गई, वैसे ही वो इजेक्ट हो गया। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो n की वैल्यू थी वो थी 5h न्यू, जो उसको इजेक्ट करने के लिए जरूरी थी। लेकिन अब तक जो एनर्जी मिल रही थी वो क्या मिल रही थी? वो मिल रही थी या तो 1h न्यू या 2h न्यू या 3h न्यू या 4h न्यू। और क्योंकि स्मॉल पैकेट्स में थे तो 1.5 नहीं हो सकती, 2.5 नहीं हो सकती, 3.9 नहीं हो सकती, ठीक है ना, पॉइंट्स में नहीं हो सकती, इंटीजर वैल्यू होगी। तो ये जो वैल्यू है ये स्टोर नहीं होती कि पहले हमने यहाँ पर एक एच न्यू दे दिया, उसने स्टोर कर लिया, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद में कुछ और 1 एच न्यू का एक मिल गया उसको, फिर उसने स्टोर कर लिया, फिर 2 एच न्यू का मिल गया, उसने स्टोर कर लिया, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 4 हो गए, और उसके बाद में इसको फिर 1 एच न्यू मिल गया और ये 5 एच न्यू हो गया, और 5 एच न्यू के बाद में इसने इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया। आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, जब इमिट हो सकती है एनर्जी क्वांटाइज के फॉर्म में, एब्जॉर्ब हो सकती है एनर्जी क्वांटाइज के फॉर्म में, तो जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा तो फुल इंटीजर वैल्यू जब किसी क्वांटा से उसको मिलेगी, या ये जो लाइट रेडिएशन हम डाल रहे हैं उससे ये एनर्जी इसको मिलेगी, उसी पर्टिकुलर टाइम पर इलेक्ट्रॉन वहां से इजेक्ट हो जाता है। और साथ में उन्होंने अपनी इस एक जो थ्योरी थी उसको एक्सटेंड भी किया, प्लैंक की थ्योरी को एक्सटेंड भी किया, सॉरी, और उन्होंने कहा कि जब E इक्वल्स टू एच न्यू है, ये एच न्यू, तो उन्होंने कहा कि एनर्जी जो है वो मास पर डिपेंड करती है, और E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। उन्होंने ये इसका कहा कि इलेक्ट्रॉन या जो वो जो लाइट है एक्चुअली वो वेव नहीं है, वो पार्टिकल भी है। मतलब ये कि मैक्स प्लैंक ने कहा लाइट जो है या जो भी रेडिएशंस हैं, लाइट या रेडिएशंस आप कह सकते हैं, ये वेव फॉर्म में है, वेव फॉर्म रखते हैं, ठीक है ना। और आइंस्टीन क्या कहते हैं? आइंस्टीन ने कहा कि ये जो लाइट है या रेडिएशंस है, इनका पार्टिकल नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर क्यों है? पार्टिकल नेचर यूं है क्योंकि उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इससे बताया। क्योंकि देखो कोई भी चीज ये इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है, और जब एक पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से टकराता है, कॉलिजन करता है, तभी उसको क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है, उसकी पोजीशन चेंज कर सकता है, या उसको वहां से इजेक्ट कर सकता है। अगर ये वेव नेचर रखता है, ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर रखता है, तो ये इसको किसी तरह का कोई इफेक्ट इसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा, या ये इसको इजेक्ट नहीं कर सकता। इसको ऐसे समझते हैं।
मान लो कि यहाँ पर आपने मार्बल्स कभी खेले नहीं होंगे, लेकिन मार्बल्स आपने सुने जरूर होंगे कि बच्चे जो हैं वो कंचे खेलते हैं मार्बल्स। तो जब हम एक मार्बल को लेकर के दूसरे मार्बल को हिट करते हैं तो ये मार्बल अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। वो इसलिए क्योंकि ये पार्टिकल है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल रखा और इसके ऊपर हमने वेव्स पार्ट जो है वो करवाई, इम्पार्ट कराई। क्या वेव्स इस पार्टिकल को हिट करके इसकी पोजीशन चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये जो लाइट है इसका वेव नेचर होने के साथ साथ इसका पार्टिकल नेचर भी है, और पार्टिकल नेचर होने की वजह से इन्होंने एक इक्वेशन यहां पर दिया एनर्जी का, E इक्वल्स टू mc², और जिस भी पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसका मास ये क्या है और उसका जो लाइट ऑफ स्पीड जो है वो ये, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस पर्टिकुलर जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ ये जो एनर्जी है ये हमारे पास एनर्जी है किसके लिए, जब हम वेव की बात कर रहे हैं, और ये जो एनर्जी है तब हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं, पार्टिकल। और इन दोनों इक्वेशन को जब इन्होंने इक्वेट किया तो हम कह सकते हैं कि h न्यू इक्वल्स टू mc² होता। और न्यू आपको पता ही है, मैंने आप लोगों को कल बात की थी, वहां पर हमने कहा था कि जो c है वो क्या है, c है हमारे पास में न्यू मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। सो न्यू इक्वल्स टू है हमारे पास में व्हाट, c अपॉन लैम्डा। और अगर ये जो लैम्डा की जो वैल्यू है, सॉरी ये जो न्यू की वैल्यू है वो अगर हम यहां पुट कर दें, ये जो हमारे पास में है, तो ये वैल्यू आ जाएगी h मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू mc²। और अगर हम यहां पर लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें, ये जो लैम्डा है इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो ये लैम्डा की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो आप यहां पर देखोगे कि mc² लैम्डा इक्वल्स टू hc, कुछ इस तरह का वैल्यू हमारे पास में आता है जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और लैम्डा इक्वल्स टू जब आप देखोगे लैम्डा तो ये हो जाएगा hc अपॉन mc²। इसमें से ये जो c है वो इस स्क्वायर से कट जाएगा और लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc, ये वैल्यू हमारे पास में, या ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास आती है। अब ये जो c है, c क्या है, c है वेलोसिटी। और अगर हम किसी पार्टिकल की बात करें, ये तो लाइट की बात होगी, लाइट ऑफ स्पीड, लेकिन अगर हम किसी पार्टिकल पर इसको अप्लाई करते हैं तो h अपॉन mv, ये mv, ये न्यू नहीं है, ये v है। और mv क्या है, मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड इक्वल्स टू मोमेंटम। सो वो मोमेंटम होता है और मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, तो h अपॉन p, और दिस p इज नथिंग बट मोमेंटम। सो ये एक इक्वेशन हमारे पास में आता है, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv, और यू कैन से दैट h अपॉन p। या फिर लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc। ये जो इक्वेशन है ये डी ब्रॉय का इक्वेशन है, जिसे आपने अब तक पढ़ा है डी ब्रॉगली। ठीक है, सो एक्चुअली ये प्रोनाउंस होता है डी ब्रॉय, और क्योंकि हमें फ्रेंच नहीं आती है, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे और फ्रेंच में इनका जो नाम हम हमारे इंडियन प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से करते हैं डी ब्रॉगली, बट एक्चुअली में ये है डी ब्रॉय। सो डी ब्रॉय का ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को डी ब्रॉय ने किसी पार्टिकल के लिए दिया। एक्चुअली डी ब्रॉय ने एक्चुअली क्या कहा, ये आइंस्टीन की बात हो गई, यहाँ पे मैक्स प्लांक की बात हो गई। डी ब्रॉय क्या कहते हैं, डी ब्रॉय बोलते हैं देखो, जब आप किसी भी वेव की बात करते हैं, किसी फोटोन की बात करते हैं, ठीक है, तो फोटोन का जो नेचर होता है वो वेव लाइक होता है।
आइंस्टीन ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका नेचर वेव लाइक होता है, साथ में पार्टिकल नेचर भी होता है कि ये जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, ये पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, पार्टिकल्स जो है वो वेव के फॉर्म में मूव कर रही है। और डिब्रॉय ने क्या कहा? डिब्रॉय कहते हैं कि सब अकेले छोटे जो पार्टिकल्स है ना, यही क्यों, लाइट ही क्यों, छोटे पार्टिकल्स ही क्यों, दुनिया में जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, ये दोनों करेक्टर उनमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब एवरी पार्टिकल हैज डुअल नेचर, न सिर्फ लाइट। आप हम पढ़ते हैं क्या कि नेचर, डुअल नेचर ऑफ लाइट, नो, डुअल नेचर ऑफ लाइट इट्स ओके, वो वहां पर आइंस्टीन ने और प्लांक ने कह दिया, लेकिन डिब्रॉय कहते हैं कि सभी पार्टिकल्स, चाहे वो कैसा भी पार्टिकल हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो या मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हो, एवरी पार्टिकल हैज डुअल नेचर। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनका जो वेव है उसको हम मेजर नहीं कर पाते, वो इतना छोटा वेव है कि उसको हम मेजर नहीं कर सकते। इस वजह से हम ये कहते हैं कि उसका सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर। और ये उन्होंने यहां पर इससे प्रूव किया, और अलग अलग चीजें इस इक्वेशन में हम जब रखेंगे तो उससे हम प्रूव करने की कोशिश भी आप कर सकते हो कि अगर आप यहां पे देखो मास बढ़ा दो, सिंपली इस इक्वेशन में अगर आप मास की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हो तो आप देखो लैम्बडा जो है वो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। और लैम्बडा इतना छोटा हो जाएगा कि वो जो लैम्बडा है, वो जो वेवलेंथ है, उसको हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारी अर्थ भी अगर हम देखें कि सन के चारों तरफ जब रिवॉल्व हो रही है, जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो ये भी कुछ इस तरीके से रिवॉल्व हो रही है, वेव की तरह, वेव 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 बना के फिर ये से रिवॉल्व हो रही है। लेकिन क्योंकि ये वेवलेंथ इतना छोटा है कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पे मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो ये बात कही थी डी ब्रॉय ने। ओके, सो हम यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज को, लाइन स्पेक्ट्रा को। तो अब हम थोड़ा सा जो हमारा बैकग्राउंड था वो हम बना चुके हैं, जिसमें हमने जेसी मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी, और हमने फिर देखा कि किस तरह से वो थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो दो फिनोमिनास थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। और वहां फिर मैक्स प्लैंक आते हैं, और मैक्स प्लैंक ने अपनी एक थ्योरी प्रपोज की, उसके अकॉर्डिंग उसको उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और बिल्कुल सही बैठी वो थ्योरी। और फिर बाद में डी ब्रॉय ने अपनी उस बात को, जो सभी इतने सारे मॉडल्स जो दिए गए थे एक्चुअली, है ना, इन सभी मॉडल्स के बेस पर उन्होंने अपनी एक चीज कही कि नहीं नहीं, सभी पार्टिकल्स जो हैं, छोटे बड़े सभी पार्टिकल्स वेव लाइक मोशन जो है रखते हैं, और उनका डुअल कैरेक्टर होता है, कभी वो पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, कभी वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। मजे की बात देखो, अब आपने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा जो डेविसन और जर्मर ने किया था, जो डिफ्रैक्शन पैटर्न का एक एक्सपेरिमेंट था। उस डिफ्रैक्शन पैटर्न में था क्या कि सब एक्सरेज पास किए गए। ये हम थोड़ा सा डिफरेंट जा रहे हैं, बट मैं यहाँ पर क्योंकि बात चली है तो बता देता हूं आप लोगों को। तो जब हमने इसको निकल क्रिस्टल पर अप्लाई किया, मतलब इम्पार्ट किया, तो हमने यहाँ पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा। ठीक है ना, इसको हमने यहाँ से स्लिट से पास किया एक्चुअली। ठीक है ना, यहाँ पे हमने स्लिट लगाया। तो स्लिट क्या होता है? स्लिट होता है एक ऐसा मेटल का टुकड़ा जिसमें एक बहुत छोटा सा होल होता है, और यहां से लाइट पास होती है, और यहां पर हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, ये फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। और इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जब हमने देखा तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन करके हमने इस पोर से पास किया, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक बीम पास नहीं की, बल्कि एक छोटा एक इलेक्ट्रॉन लिया और उसको इम्पार्ट किया। और हमने यहां देखा कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करता है, और मूव करके कुछ इस तरीके से यहां एक इम्पैक्ट देता है, यहां एक इम्पैक्ट देता है, यहां एक इम्पैक्ट देता है, यहां। ठीक है ना, और हमने 2 स्लिट्स लगाए थे एक्चुअली इसमें। ठीक है ना, 2 स्लिट्स, और ये हम
इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे थे, एक एक इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पास हो रहा था और इस तरह से हमें ये एक पैटर्न देखने को मिल रहा था जब इलेक्ट्रॉन। फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन अगर है, एक पार्टिकल है, तो देखो एक पार्टिकल को किसी भी छेद से जब आप पास करते हो तो उसको सीधे यहीं एक ही जगह पर इंपैक्ट देना चाहिए, उसको इस तरह का डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं देना चाहिए कि यहाँ पर भी कुछ ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, कुछ ब्राइट स्पॉट्स आ रहे हैं, ब्लैक स्पॉट्स व्हाइट स्पॉट, इस तरह का एक डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं देना चाहिए अगर वो पार्टिकल नेचर रखता है तो फिर यहां पर क्या किया गया कि यहां एक ऑब्जर्वर लगाया गया, एक यहां पर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाया गया जो ये देख सकता था कि एक्चुअली क्या हो रहा है। यहां पर एक, आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल एक आंख लगा दी और वो ऑब्जर्वर ये देख रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन जा कैसे रहा है। एक्चुअली आप सही बात में मानो तो हो क्या रहा है कि ये जो दो स्लिट्स है, यहां से जब हमने ये इलेक्ट्रॉन पास किया, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करता हुआ आया और जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिल रहा है कि व्हाइट स्पॉट्स और ब्लैक स्पॉट्स और इस तरह का एक पैटर्न जो मिल रहा है, वो कब पॉसिबल है? जब पॉसिबल है जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आए और यहां ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए और एक पार्ट इधर चला जाए और एक पार्ट इधर चला जाए और ये वापस आए स्लिट के पास में और फिर ये वापस मिल जाए और फिर ये इम्पार्ट करे यहां फोटोग्राफिक प्लेट पर, ठीक है ना। तो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब हमने इसको यहां पर एक ऑब्जर्वर लगा करके देखा अनएक्सपेक्टेडली, और हमें देखने को मिला क्या? हमें देखने को मिला कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से जो पास हो रहा था, ये सीधा यहां से निकला और यहां इम्पार्ट हुआ और इसने सिर्फ एक ही जगह पर वो जो स्किंटिलेशन है वो एक ही जगह पर इसने यहां पे दिखाया। मतलब जब हमने यहां पर एक ऑब्जर्वर लगाया तो इसने बिहेव किया पार्टिकल के जैसा। फिर हमने इस ऑब्जर्वर को हटा दिया, ये जो ऑब्जर्वर हमने लगाया था इस ऑब्जर्वर को हमने हटा दिया। फिर हमने देखा तो ये फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न देने लगा। फिर हमने ऑब्जर्वर लगाया तो फिर ये बिल्कुल इस तरह का एक पर्टिकुलर जगह पे ही जो फोटोग्राफिक प्लेट थे उसको इम्पार्ट करने लगा, है ना, स्ट्राइक करने लगा उस पर, ठीक है ना। तो यहां देखने को क्या मिलता है कि नेचर जो है कितना अजीब है कि जब हम उसे देख रहे हैं तो वो अलग तरह से बिहेव कर रहा है और जब हम उसे देख नहीं रहे हैं तब वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। कि जब हम ऑब्जर्वर यहां लगाते हैं तो ये एक ही जगह पर आकर के स्ट्राइक होती है इलेक्ट्रॉन फोटोग्राफिक प्लेट पे, और जब हम इसको नहीं देखते तो ये इस पूरे फोटोग्राफिक प्लेट पर ब्राइट और ब्लैक जो स्पॉट्स हैं वो हमें मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि कभी यहां आके टकराएगा, कभी यहां आके टकराएगा, कभी यहां आके टकराएगा, ठीक है ना, इस तरह के। तो ये एक वियर्ड, एक बहुत ही अजीब सी चीज थी, जबकि इलेक्ट्रॉन को सेम वैसे ही बिहेव करना चाहिए था जिस तरह से बिहेव वो यहां कर रहा था, जब हम चाहे ऑब्जर्वर लगाएं या नहीं लगाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है वो एक बहुत ही एक यूनिक वर्ल्ड है और वहां पर चीजें वैसी नहीं होती जैसे कि हम देखते हैं, और मतलब देख तो हम सकते ही नहीं, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अनएक्सपेक्टेडली सारी की सारी चीजें वहां पर होती हैं। और नेचर के साथ में होता भी यही है कि जब आप नेचर को बहुत गहराई से देखते हो तो आप सही से नेचर को पता नहीं लगा सकते कि नेचर कैसा है, और जब हम उसे नहीं देखते तो नेचर में कुछ ऐसी चीजें होती रहती हैं और हम बोलते हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है। ओके, सो हम वापस आते हैं। हम यहां पे बात कर रहे थे कि लाइन स्पेक्ट्रा किस तरह का मिल रहा है। तो स्पेक्ट्रा क्या होते हैं? एक फोटोग्राफिक प्लेट पर जो इमर्जेंट लाइट रेडिएशन हम रिकॉर्ड करें किसी फिल्म पर, ये जो एक फिल्म है फोटोग्राफिक फिल्म, और इस पर जब पार्टिकल या रेडिएशन आकर के पड़ता है तो एक तरह का पैटर्न हमें देखने को मिलता है, या एक तरह का यहाँ पर हमें उस लाइट के गिरने की वजह से या स्ट्राइक होने की वजह से एक तरह का स्पेक्ट्रम हमें मिलता है। उस फोटोग्राफ को हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। और ये जो स्पेक्ट्रम है इसका रेडिएशन सोर्स क्या है, इसके बेस पर हम इसको
दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं या दो टाइप्स में पढ़ते हैं या दो पार्ट्स में पढ़ते हैं। क्या? एक तो स्पेक्ट्रम होगा जिसको हम बोलेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम, और दूसरा स्पेक्ट्रम जिसे आप पढ़ते हो वो होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? तो देखो, अगर कोई लाइट रेडिएशंस या किसी भी तरह का रेडिएशन किसी भी एक सोर्स से इमिट होता है, मान लीजिए कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इससे वो रेडिएशन इमिट हो रहा है या निकल रहा है, वो रेडिएशंस वहां से निकल रही है, और अगर हम इस रेडिएशन को यहां पे लगा दें एक प्रिज्म, और इस प्रिज्म से निकलने के बाद ये क्या करेगा, इसको कुछ इस तरह से क्योंकि इसमें बहुत सारी रेडिएशन की अलग अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी, अलग अलग टाइप के वेवलेंथ्स की लाइट या रेडिएशंस है, तो ये इस प्रिज्म क्या करेगा, ये इसको डिस्पर्स कर देगा। ठीक है ना? तो इस तरह का जब पैटर्न हमें मिलता है, जो किससे मिल रहा है, इस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेडिएशन से, मतलब ये इमिट होने वाली रेडिएशन है जो इमिट हो रही है, इमिटेड रेडिएशंस। और इनको जब हमने प्रिज्म से पास किया और यहां पे फोटोग्राफिक प्लेट पर देखा, तो इस तरह का एक स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलता है जिसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम एक व्हाइट लाइट लें, उसको निकल प्रिज्म से पास करें, तो वो भी कुछ इसी तरीके का पैटर्न इस फोटोग्राफिक प्लेट पर देती है, डिस्पर्स होकर। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये निकल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ लाइट को, और यहां पे कुछ जगह पे तो ब्राइट चीजें दिखेंगी और कुछ जगह पे वो ब्लैक बैंड्स दिखेंगे। तो ब्लैक और व्हाइट बैंड्स हमें दिखाई देते हैं। ब्लैक वहां पे दिखाई देता है जहां पर उस तरह का रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया होगा, और ब्राइट लाइट स्पॉट्स कहां दिखाई देंगे, जहां पर वो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई होगी और सीधी आकर के यहां स्ट्राइक करी होगी और उसने वो ब्राइट स्पॉट बनाया होगा। अब क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन की वजह से ब्राइट और ब्लैक बैंड्स मिलते हैं, इसीलिए इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है? तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ गया। इमिशन तब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली रेडिएशन को किसी प्रिज्म से पास करके फिर फोटोग्राफिक फिल्म पर एक पैटर्न लेते हैं। ठीक है? तो उसे हम एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और एब्जॉर्प्शन कब लेते हैं, जब हम डायरेक्टली किसी निकोल प्रिज्म पर एक रेडिएशन डालते हैं और उसका एक पैटर्न हमें वो ब्राइट और ब्लैक स्पॉट्स के फॉर्म में मिलता है, जहां पर वो एब्जॉर्प्शन वाली जो जगह है वो ब्लैक स्पॉट बनाती है या डार्क लाइंस बनाती है, और जो बिना एब्जॉर्प्शन वाला जो लाइट निकला है वहां से वो ब्राइट बैंड्स या ब्राइट लाइंस बनाती है। ये जो स्पेक्ट्रम है, चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रम हो या वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, एमिशन स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा ये दो टाइप का होता है। फर्दर, एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होगा, देखो, अगर हम किसी लाइट को किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से, एक हॉट ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने यहां पर ये बताया हुआ है कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है और इससे कुछ एमिशंस निकल रहे हैं, मतलब रेडिएशन जो है वो इमिट हो रही है, और अगर हम उस इमिटेड लाइट को या इमिटेड रेडिएशन को किसी स्पेक्ट्रोस्कोप से, स्पेक्ट्रोस्कोप ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ये इमिटेड लाइट जो है वो मेजर की जाती है, डिटरमाइन की जाती है ना, देखी जाती है, आइडेंटिफाई की जाती है। ठीक है ना? तो उस स्पेक्ट्रोस्कोप से एक पैटर्न अगर हम लें, जैसे इसको एक बहुत ही आपके ऐसे
एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने कुछ छोटी क्लासेस में या छोटी क्लासेस में नहीं भी किया होगा तो भी आपने अपने घर पर जरूर किया होगा कि आपके पास स्केल होता है और इस स्केल पर लाइट पड़ती है और आप देखते हो कि वो लाइट वहां से पास होती है और वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है। या फिर आप रेनबो देखते हो, है ना, और ये रेनबो जब आप इस तरीके से देखते हो तो इसमें ये एक पैटर्न आपको मिलता है, 7 कलर्स में वो डिवाइडेड रहती है और एक कलर दूसरे कलर के ऊपर ओवरलेप्ड रहता है। अगर हम इसको विबग्योर माने इस तरीके से तो कब रेड खत्म होगा कब ऑरेंज खत्म होगा हमें पता नहीं चलता। मतलब ये दोनों कलर्स क्या हैं, एक दूसरे को ओवरलेप किए हुए होंगे। ऐसे ही ऑरेंज और येलो जो है वो एक दूसरे को ओवरलेप किया हुआ होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें पता नहीं है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है जिससे हमें ये पता नहीं चल रहा कि कब एक कलर खत्म हो रहा है और कब दूसरा कलर शुरू हो रहा है। सो हाँ, इधर आ जाओ, ये देखो यहां पर आप देखो कि कब रेड खत्म हुआ कब ऑरेंज शुरू हुआ, ठीक है ना, हमें पता नहीं चल रहा, इस पर्टिकुलर जगह पे हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। और अगर हम और आगे देखें तो कब ऑरेंज खत्म हुआ कब येलो शुरू हुआ हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो ये जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम है हमारा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जब हम डिस्टिंक्ट लाइंस को, डिस्टिंक्ट अलग अलग तरह के जो कलर हैं उसको एक किसी एक डिस्टिंक्ट लाइन से सेपरेट नहीं कर सकते, तो वो स्पेक्ट्रम होता है आपका कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होगा? लाइन स्पेक्ट्रम वो होगा जहां पर आपको जो भी रेडिएशंस इमिट हो रहे हैं वो जब आप स्पेक्ट्रोस्कोप से देखोगे तो वो आइसोलेटेड कलर्स में डिवाइड हो। जैसे आप यहां इस नीचे वाले सिस्टम को देखो, है ना, यहां देखो, हमें पता है कि ये रेड है, हमें पता है ये येलो है, हमें पता है ये ग्रीन है, हमें पता है ये ब्लू है। हालांकि ये है यही वाला जो हमने ऊपर देखा है, यही वाला, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जब आप बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हो, आप वहां जब सटीक रूप से बता सकते हो कि हाँ ये कलर यहां खत्म हो रहा है या ये वाली रेडिएशन यहां खत्म हो रही है और दूसरी रेडिएशन यहां से शुरू हो रही है, उस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और हर लाइन जो है, एवरी लाइन, चाहे वो किसी भी तरह की, अब जैसे मान लीजिए कि ये लाइन आ रही है एक्स रेज की लाइन और गामा रेज की जो लाइन है, इनको अलग करने वाली यहाँ पर ये लाइन आपको दिख रही है, इससे इस तरफ वाले होंगे जो गामा रेज होंगे, इससे इस तरफ वाले होंगे वो एक्स रेज होंगे, और फिर यहाँ एक और लाइन, ये सब इससे राइट साइड में जब हम चलेंगे तो अल्ट्रा वायलेट रेज शुरू हो जाएंगी। तो जो हर लाइन है उसका एक स्पेसिफिक क्या है, वेवलेंथ है। हमें पता है कि यहां पर अगर हम इस पर्टिकुलर पार्ट को लेते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को लेते हैं, ये पार्ट मैंने अगर ले लिया तो इसका एक स्पेशल वेवलेंथ है। एक्चुअली कहानी यहीं से शुरू हुई, वो जो रेडिएशंस हो रहे थे तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का हमें मिल रहा था, तो हमें ये पता था साहब यहाँ मैक्सिमम जब एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो क्या इसका फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि यहाँ कितनी है, 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 ये नहीं पता था। और इसी को पता लगाने के लिए सारी कहानी शुरू हुई मैक्स प्लैंक की, ठीक है। सो उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर जो लाइन स्पेक्ट्रा और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा के बारे में बता रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से लाइन स्पेक्ट्रा और कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रा को देखें तो अगर हम किसी एक वही डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं जिस पर लो प्रेशर हम उस ट्यूब में रखते हैं, हमने ये ट्यूब लिया इस तरह से और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए, यहाँ पर एक गैस फिल कर दिया, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोड्स लगाए और इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया और यहाँ हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस हमें भरी हुई है और हमें पता है लो प्रेशर की हाइड्रोजन गैस यहाँ पर है। और इसमें
जब हम इसका स्पेक्ट्रा लेंगे, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस पे लगाया है, इलेक्ट्रिसिटी जब यहाँ से पास हो रही है तो इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से टकराएगी, हाइड्रोजन एटम से टकराएगी, और जब इनसे निकलने वाली रेडिएशंस को हम एक फोटोग्राफिक प्लेट पर लेते हैं तो हमें नंबर ऑफ लाइंस मिलती हैं, बहुत सारी लाइंस मिलेंगी उस फोटोग्राफिक प्लेट पर। और वो लाइंस जो है वो विजिबल रेंज की भी हो सकती हैं, वो अल्ट्रावायलेट रेंज की भी हो सकती हैं, वो इंफ्रारेड रेंज की भी हो सकती हैं, और हर लाइन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइन है या उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है, ठीक है ना। और ये जो लाइंस हैं इनको एक डेफिनेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस में ये बटी होती है, मतलब एक लाइन कई लाइन से मिलकर के बनी है, उसको भी हम समझेंगे आगे जब हम अभी नील्स बोर की थ्योरी पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो 4 लाइंस ऐसी थी जो हम आसानी से जिनको डिफरेंशिएट कर सकते थे, ठीक है ना। और जैसे जैसे ये लाइंस बढ़ती जाएंगी आगे, जब हम इसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, है ना, या वेवलेंथ जब डिक्रीज होती जाएगी आगे की तरफ हम इसको मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे ये बिल्कुल पास आती जाती है, पास आती जाती है। तो किस तरह का पैटर्न हमें मिला, वो पैटर्न मैं आपको यहाँ पर बना करके शो करता हूं, तो आपको थोड़ा सा और इजी समझ में आएगा कि एक लाइन हमें, ये फोटोग्राफिक फिल्म थी, और एक लाइन हमें यहाँ पर मिली, एक लाइन हमको मिली यहाँ पे, फिर हमें मिली यहाँ पे, फिर हमें मिली यहाँ पे, और फिर मिली हमको यहाँ पे, और फिर मिली हमको यहाँ पे, और ये इतनी सारी लाइंस, फिर हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, फिर मतलब ये यहाँ जाकर के कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ तक रहते रहते ये कैसा था, लाइन स्पेक्ट्रम था, लाइन स्पेक्ट्रम। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती जाती है हम आगे की तरफ मूव करते जाते हैं, वेवलेंथ हम आगे की तरफ इसको जो है देखते हैं कि हाँ ये वेवलेंथ जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है ना। तो तो वेवलेंथ जैसे जैसे कम होती जाती है, एक्चुअली ये वेवलेंथ जो है इस तरफ बढ़ रही है, इस तरफ कम हो रही है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वैसे वैसे आप देखोगे कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की तरफ, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की तरह होने लगता है, मतलब ये लाइंस जो है वो पास पास होने लगती है। जब आप एनर्जी पढ़ते हो कि ये न्यूक्लियस है और इसकी ये फर्स्ट शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा सेल, एक्चुअली में ये डायग्राम ही गलत है। जो मैंने इस क्लास के सबसे पहले पार्ट में कहा कि जो आप अब तक पढ़ते हो वो कुछ सच नहीं है, बट आपको समझाने के लिए उस समय वो चीज बताई गई, क्योंकि उस समय वही थ्योरीज थी, तो सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई गई हैं। ये डायग्राम ठीक नहीं है, ठीक है। सो इसको आप कुछ दूसरे तरीके से समझोगे जब हम और आगे क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ेंगे तब। असल में ये ऐसा नहीं, असल में ये कैसा है, ये न्यूक्लियस है, ये एक ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट। आप देखो डिस्टेंस, ये देखो डिस्टेंस, ये बराबर इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है कि हमने यहाँ इक्वल डिस्टेंसेस बना दिए, नहीं। ये जब आप इसकी एनर्जी निकालते हो, इसका रेडियस निकालते हो, तब हम निकालने की कोशिश करेंगे अभी बोर मॉडल में, उसको थोड़ा सा दोबारा से समझाने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये वैल्यू क्यों आ रही है, ये इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। और जैसे जैसे आप इसको और दूरी बढ़ती जाएगी, ये शेल्स जो है वो और ज्यादा डिस्टेंस जो है वो इस न्यूक्लियस से रखेंगे। और इसी चीज को समझाने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला आया, ये जो स्पेक्ट्रम आया ना ये वाला,